2017 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी फैन को एक उम्मीद दी थी। इंडिया के खिलाफ फाइनल में 180 रन की ज़बरदस्त जीत ने साबित किया था कि ये टीम किसी भी ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकती है। उस वक्त टीम बैलेंस में थी, बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास था और बैटिंग लाइनअप मैच विनर्स से भरी हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि टीम एक यूनिट थी। मगर सिर्फ 2 साल बाद ये टीम गिरती हुई नजर आई और 2019 वर्ल्ड कप एक बड़ा रियलिटी चेक बना। पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी और हर मैच के बाद ये सुनने को मिला कि अगर ये होता तो हम क्वालिफाई कर लेते। मगर असल प्रॉब्लम सिर्फ एक टूर्नामेंट की हार नहीं थी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट धीरे धीरे एक क्राइसिस की तरफ जा रही थी। अब सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ जो 2017 की चैंपियन टीम सिर्फ कुछ सालों में कोलैप्स कर गई? इस डाउनफॉल के पीछे कई बड़ी रीजंस हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एक सक्सेसफुल टीम के लिए स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडरशिप ज़रूरी होती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में कैप्टेंसी एक एक्सपेरिमेंट बन चुकी है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद बिना किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के सरफराज अहमद को हटाकर बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जाता है। बाबर अनडाउटेबली पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन एक ग्रेट बैट्समैन होने का मतलब ये नहीं कि वो एक ग्रेट लीडर भी होंगे। लीडरशिप के लिए गेम अवेयरनेस, प्रेशर हैंडलिंग और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है, जो बाबर में नेचुरली नहीं थी। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि बाबर एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन थे, बल्कि पीसीबी ने हर कुछ महीनों बाद नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। कभी शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया, कभी शान मसूद को और फिर वापस बाबर को। एक क्लियर डायरेक्शन ही नहीं थी। जब टीम को अपने लीडर पे ही कॉन्फिडेंस ना हो तो परफॉर्मेंस भी गिरती है और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब होता है। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद बाबर आजम कैप्टेंसी छोड़ देते हैं और पीसीबी मोहम्मद रिजवान को T20 और ODI टीम का नया लीडर अनाउंस कर देती है। लेकिन 2025 चैंपियन ट्रॉफी में पुअर परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी एक और शॉकिंग डिसीजन लेता है और रिजवान को T20I स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया जाता है और सलमान अली आगा को T20 का नया कैप्टन बना दिया जाता है और वाइस कैप्टन बनाया गया शादाब खान को, जिनकी पुअर परफॉर्मेंस पर 2023 वर्ल्ड कप के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और जिसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। ये सब डिसीजन सिर्फ क्रिकेटिंग मेरिट पे नहीं लगते। ये लगता है जैसे कॉन्टैक्ट्स और फेवरेटिज्म की बुनियाद पे टीम बनाई जा रही हो, जहां डिजर्विंग प्लेयर्स को इग्नोर करके अपने लोगों को जगह दी जा रही हो। और जब मेरिट का सिस्टम ख़त्म हो जाए तो फिर टीम का यही हाल होता है। एक मजबूत टीम तभी बनती है जब बेस्ट परफॉर्मर्स को कंसिस्टेंट मौका दिया जाए, मगर पाकिस्तान में टैलेंट का सिलेक्शन कभी मेरिट पे नहीं बल्कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे होता है। 2019 के बाद हर मेजर टूर्नामेंट के स्क्वाड सिलेक्शन में कंट्रोवर्सी हुई। फॉर्म में न होने वाले प्लेयर्स को टीम में जगह मिलती रही, जबकि डोमेस्टिक और PSL के बेस्ट परफॉर्मर्स इग्नोर किए गए। हर वर्ल्ड कप से पहले हमें यही सुनने को मिला कि टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं है, और जब टीम गलत सिलेक्शन के साथ फील्ड पे उतरती है तो नेचुरली गेम अवेयरनेस और स्ट्रेटजी भी वीक होती है। और यही पाकिस्तान क्रिकेट का नेक्स्ट मेजर इशू है। अगर आप टॉप टीम्स को देखें तो एक बात क्लियर मिलेगी, वो हर मैच की सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक फिक्स्ड गेम प्लान लेकर ग्राउंड में उतरा जाता है और अगर वो प्लान फेल हो जाए तो कोई बैकअप स्ट्रेटजी नहीं होती। जैसे कि पावर प्ले में एग्रेसिव स्टार्ट नहीं लेते, मिडल आवर्स में कोलैप्स हो जाता है और डेथ आवर्स में बॉलिंग रन्स लीक कर देती है। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर मूवमेंट्स में पैनिक कर जाते हैं। ये सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, टीम मैनेजमेंट का भी फेलियर है। अगर कोचिंग और टीम मीटिंग में स्ट्रेटजी का प्रॉपर एनालिसिस होता तो पाकिस्तान इतने प्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स बार बार न करता। लेकिन गेम अवेयरनेस का ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि फिटनेस और फील्डिंग से भी है, और ये पाकिस्तान का सबसे वीक एरिया है। हर मॉडर्न क्रिकेट टीम का एक बेसिक रूल है, अगर आप फिट नहीं हो तो आप टीम में जगह डिजर्व नहीं करते। मगर पाकिस्तान क्रिकेट में फिटनेस कभी प्रायोरिटी नहीं रही। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इसकी एक एग्जांपल देखने को मिलती है, जब शाहीन अफरीदी को मुकम्मल फिट न होने के बावजूद टूर्नामेंट में खिलाया गया। रिजल्ट फाइनल मैच में वो दोबारा से इंजर्ड हो गए। ये डिसीजन सिर्फ टीम की स्ट्रेटजी को अफेक्ट नहीं करता बल्कि प्लेयर्स के करियर को भी रिस्क में डाल देता है। आज के ज़माने की क्रिकेट में फील्डिंग सिर्फ एक बोनस नहीं बल्कि मैच जीतने का एसेंशियल हिस्सा बन चुकी है।
लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग आज उसी पुरानी अप्रोच के साथ चल रही है। सिंपल कैचेस ड्रॉप, इजी रन आउट मिस और ग्राउंड पर प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में वो एनर्जी ही नहीं होती जो एक प्रोफेशनल टीम का निशान होती है। हर दूसरे मैच में ऐसी गलतियां होती हैं जो मैच का फ्लो बदल देती हैं, और जब हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया जैसी टीम्स को देखते हैं तो फ़र्क साफ नज़र आता है। वहाँ हर प्लेयर ग्राउंड पे लाइटनिंग की तरह मूव करता है, हर बॉल के पीछे एफर्ट होती है और उनकी फिटनेस उनकी परफॉर्मेंस का इंटीग्रल पार्ट होती है। पाकिस्तान अगर मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहता है तो सिर्फ बैट और बॉल नहीं, फील्डिंग और फिटनेस को भी टॉप प्रायोरिटी देनी होगी, वरना हम हमेशा दूसरी टीम्स की हाइलाइट्स में सिर्फ ड्रॉप कैचेस और मिस चांसेस की वजह से ही याद रखे जाएंगे। कोई भी सक्सेसफुल टीम सिर्फ प्लेयर्स की वजह से नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म विजन की वजह से सक्सेसफुल होती है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा इशू पीसीबी की इंटरनल पॉलिटिक्स और फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। हर 6-8 महीने बाद पीसीबी चेयरमैन बदल दिया जाता है, नए सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आते हैं, नए कोचेज अपॉइंट होते हैं और नए रूल्स बनाए जाते हैं। इस इंस्टेबिलिटी का सीधा असर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और टीम कल्चर पे पड़ता है। जब टीम मैनेजमेंट ही क्लियर नहीं होगी तो प्लेयर्स कैसे फोकस्ड रहेंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा उन्हीं बुलंदियों तक ले जाना है जहां कभी ये दुनिया पर राज करती थी, तो हमें सिर्फ प्लेयर्स नहीं पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। जब तक मेरिट, स्टेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म को अपना मिशन नहीं बनाया जाता, तब तक हर टूर्नामेंट के बाद सिर्फ अफसोस, एनालिसिस और नई कंट्रोवर्सीज ही मिलेंगी। सब्सक्राइब।